एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लर्नर पे। और आज जो है हम जवाहर नवोदय विद्यालय में लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट जो होता है क्लास 9 और 11 के लिए, तो क्लास 11 के लिए जो लैटरल एंट्री टेस्ट हुआ था 10 फरवरी को, उसका हम मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जो बच्चे अगले साल चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 11 में नामांकन के लिए टेस्ट देना चाहते हैं, उनको इससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसी को लेकर के हम आए हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 10 फरवरी 2024 को हुआ था और इसका परिणाम आना अभी बाकी है, अभी समय लगेगा परिणाम आने में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है, क्या पूछा जाता है, उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सिलेक्शन टेस्ट का नेचर। आपके कुल 100 मार्क्स के एग्जाम होने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी से 100 आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग 20 नंबर, और फिर साइंस का 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का भी 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, तो आप औसतन मान के चल सकते हैं कि 30 मिनट आपको टाइम मिल सकता है। आप मैथ्स बनाने में ज़्यादा देर लगाएं, हिंदी जल्दी बना लें, इंग्लिश जल्दी बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी नहीं पूछा जाता है, इसमें इंग्लिश आता है। तो चलिए यही है, आपको याद हो गया होगा। मेंटल एबिलिटी 20, इंग्लिश लैंग्वेज 20, साइंस 20 और सोशल साइंस 20 और मैथमेटिक्स भी 20। तो ये है आपका। और आज जो है हम आप लोग को कराने वाले 20 मैथ्स जो पूछे गए थे, कौन से चैप्टर से थे, ठीक है ना, उसको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट देखिएगा मेरे साथ, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यही है आपका पूरा पेपर है मेरे पास, लेकिन हम जो है सबसे पहले आपको सिर्फ मैथ्स करवाने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद आप रीजनिंग वगैरह देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग मैथ्स को करते हैं। तो मैथ्स को करते हैं स्टार्ट, आप देखिएगा मेरे साथ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, दोनों ही माध्यम में क्वेश्चन अवेलेबल है और ये बाइलिंगुअल ही होता है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक पेड़ से 300 मीटर की दूरी पर धरातल पर स्थित बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पेड़ के बढ़ने पर पेड़ के शिखर का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पेड़ की बढ़त मीटर में क्या है। क्या कहा कि कोई पेड़ था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई पेड़ था, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले ले। चलिए कहा रखा कि धरातल पर के किसी बिंदु से, है ना, धरातल पर के किसी बिंदु से सपोज ये पेड़ था और इसको जब देखा जाता था यहाँ से, तो कितना का एंगल बनता था, उन्नयन कोण जो था वो 30 डिग्री का बनता था। और आपको बताते चले कि ये जो पेड़ ये जो पॉइंट है धरातल पर का, वो पेड़ से कितनी दूरी पे है, 300 की। यहाँ पे दूरी कितना है, 300, ठीक है ना। बाद में पेड़ बढ़ा, और पेड़ बढ़ा तो उसी बिंदु से जब इसको देखना शुरू किया तो अब ये एंगल कितना बनने लगा, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि पेड़ कितना बढ़ा, ठीक है ना, ये निकालना है आपको। अच्छा एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं पहले पेड़ की हाइट थी AB, पहले हाइट थी AB, इसको C से देखा जा रहा था, ठीक है ना, और बढ़ करके वो D तक चला गया। अच्छा बताओ, अगर आपको ये 30 डिग्री पता है और ये आपको 300 पता है, तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, tan 30 लगाओगे, tan 30 डिग्री लगाओगे, ठीक है। तो tan 30 कितना हो जाएगा बताओ, AB बटा कितना लिखोगे, AB बटा कितना लिखोगे, 300, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। AB बाई कितना लिखोगे, 300। तो जब आप इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100√3। पता चल गया आपको AB की लंबाई कितनी है, 100√3। कितनी है, 100√3। अच्छा एक बात बताओ, जब यही से C से ही देखा जा रहा था, जब पेड़ बढ़ गया, जब पेड़ बढ़ गया तो वहां देखने पे उसको 60 का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। तो बताओ tan 60 लगाओ, एक बार क्या लगाओ, tan 60। तो tan 60 बराबर क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे BD बटा BC। BD बोले तो BD लिख देते हैं, और BC की बात करें तो 300 है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर क्या, BD बाई कितना, 300। तो बताओ BD का वैल्यू कितना हो गया, 300√3। मतलब ये पूरा 300√3 है, और यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से A से B तक कितना है, ये है 100√3। तो बताओ 300√3 में
300√3 में आप जब 100√3 घटाओगे तो कितना आएगा 200√3। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा बी। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी आसान था, आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न था वो क्या था, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में देखेंगे आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से था। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सही विकल्प का चयन करना था। आप देख सकते हैं इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। 82 में लिखा गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको याद होगा 1 1 1 वाला फॉर्मूला, तीन तरह के 1 होते हैं, कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर ए एंगल है तो ए लिखिए। इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और वो जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखो कॉस बटा साइन को क्या लिखेंगे हम? कॉट स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए। लेकिन कॉट स्क्वायर ए कोई ऑप्शन में नहीं था, तो कॉट स्क्वायर ए के बदले फिर से क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कितना 1, वैसा ऑप्शन आपका सी है। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। जो बच्चे एग्जाम दे करके गए हैं वो मिला भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे प्रश्न में जाएंगे तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इसका सही उत्तर जो है, चलिए इसका सही उत्तर मैं पहले बता दूं, ये गलत मान रखा है। इसका सही उत्तर होगा 2। कितना होगा? 2। आप देखिए इसको अच्छे से बनाइए, कैसे 2 आ रहा है, इसको बनाइए। ठीक है, इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 कैसे आता है इसका उत्तर। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए लिखने के लिए। ठीक है ना, इस पीडीएफ में थोड़ा कम जगह है तो मैं इरेज करने में थोड़ा जल्दी करता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका कैसे उत्तर आएगा 2। आप 1 को 1 लिखो, 1 को क्या लिखोगे? 1 और प्लस आप इसको क्या लिखोगे? साइन बाई कॉस। क्या लिखेंगे इसको हम? इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर बगल में लिखा हुआ है क्या? सेक। इसको हम लिखेंगे 1 बाई क्या? कॉस थीटा। ठीक है, इसको घेर दो। ठीक है, अब इसका क्या लिखोगे? उसी तरीके से 1 प्लस क्या करोगे? इसको कॉट को लिखोगे कॉस थीटा बाई क्या? साइन थीटा, और बगल में लिखा हुआ है कॉसेक। क्या लिखा हुआ है? कॉसेक माइनस कॉसेक, तो माइनस 1 बाई साइन थीटा। आप ध्यान से देखना कि इसके नीचे में क्या हो जाएगा, जब आप लोगे एलसीएम क्या लोगे? कॉस थीटा, तो ऊपर पता है क्या है? ऊपर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर क्या? प्लस 1 और बटा कितना? कॉस थीटा। और इसमें जब लोगे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इसमें जब एलसीएम लोगे साइन थीटा तो क्या होगा बताओ? इसका साइन थीटा लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस कितनी? 1। आप ध्यान से देखना, आप इतने को मानो a, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को क्या मानो? a, तो a प्लस b लिखा हुआ है ऊपर में, और देखो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मानोगे, बाद में लिखा हुआ माइनस 1, तो ऊपर में आप इतना तो मान लो क्या? a, तो a प्लस b और a माइनस b है, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा इसके लिए जगह बना लेते हैं हम, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो पता है उसके बाद क्या लिखेंगे? चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पता है क्या लिखाएगा? वो ऐसे लिखाएगा, वो लिखाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और माइनस कितना? 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप कहेंगे तो मैं पीछे आपको दिखला देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ था इतना को मैंने क्या माना है? a, इतना को क्या माना है हमने? a प्लस b, और इतना को क्या माना है? a, और वो उधर बगल में क्या लिखा हुआ है? माइनस b, और नीचे cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या ऐसा आएगा? जब ऐसा आ जाएगा तो आप लोग जानते हो इसको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या? cos स्क्वायर थीटा, और फिर क्या लिखोगे? प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा sin थीटा होगा, 2 cos थीटा sin थीटा, और माइनस कितनी? 1, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। भैया ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 1 से 1 तो खत्म हो गया ना, ऊपर में क्या बच गया?
2 sin थीटा और फिर क्या cos थीटा और डिवाइडेड बाय कितना sin थीटा cos थीटा। एक बात बताओ, sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कटेगा, क्या बच गया 2, इसीलिए हम बोले इसका आंसर क्या होगा 2। चलिए इसका आपने देख लिया, 33 का क्या देख लिया, 33 का आंसर होगा 2, इसका आंसर क्या होगा 2। जिसने भी ये लगाया गलत लगाया है, ठीक है, क्या होगा इसका 2। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये आपका है क्वेश्चन ट्रायंगल्स के सिमिलर ट्रायंगल से पूछा गया है, ये समरूप त्रिभुज से क्वेश्चन है। लिखा गया है इसमें, क्या लिखा गया है कि 2 त्रिभुज है। चलो मैं 2 त्रिभुज बना लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC और दूसरा त्रिभुज क्या बना लेता हूँ DEF। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज क्या है DEF। तो एक बात बताओ, क्या लिखा है BE के बराबर है। भैया B जो एंगल है ना वो किसके बराबर है, E के। चलो B और B बराबर है, F और C बराबर है, F और C भी आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। और उसके बाद क्या रखा है कि AB और D, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे AB और बाई क्या DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/1। या इसके साइड, और ऐसे भी 2 एंगल तो उसके बीच का साइड होना चाहिए। AB और D देखो तो अलग अलग है, ठीक है ना, या एंगल साइड एंगल तीसरा एंगल बराबर भी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ तो तीसरा एंगल। अच्छा जब 2 एंगल बराबर है तो तीसरे को तो बराबर होना ही है, तो बताओ A और D भी तो बराबर होगा। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर है तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा बराबर। तो चलो भैया ये इसका मान लिया कि यह भी इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो क्या एंगल से सर्वांशम होगा, नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों बराबर है नहीं, ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा, ये जो मारा है उसने गलत मारा है, ना तो सर्वांशम ना तो समरूप, ये गलत मारा है। समरूप है लेकिन सर्वांशम नहीं, इसका सही उत्तर बी होगा, ठीक है ना। एंगल से भी हो जाता है सिमिलर, ठीक है ना, और इसका सही उत्तर होगा बी। 84 तक आपने देख लिया, 84 से आगे बढ़ते हैं 85 की तरफ। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। अब कहा जा रहा है एबीसीडी चारों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, a, b पता नहीं है, a और b की वैल्यू निकालनी है, b का नियामक गायब हो गया, b का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। तो देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों जो विकर्ण है उसका मिड पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने का सामान्य सा नियम क्या है, x1 + x2 / 2। तो चलिए जब ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0/2 मतलब 0। और फिर ये दोनों को ऐड करते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को y1 + y2 करते हैं तो आएगा 2, और 2 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो भाई अब यही काम इसमें करना है B और D में। तो चलो क्या हो जाएगा, जब A में 4 को ऐड करोगे तो A + 4 और डिवाइडेड बाय कितना 2, इसके बराबर क्या लिखेंगे हम 0। तो भैया A का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -4। अब सिमिलर B में किसको ऐड करोगे 3 को, तो B + 3 और डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर कितना लिखोगे, इसके बराबर तुमको लिखना होगा 1, ठीक है ना, कितना लिखना होगा 1। तो B + 3 = कितना हो जाएगा 2, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, A की वैल्यू -4, B की वैल्यू -1। तो A, B का मान कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 85 था, 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 में देखिए क्या लिखा गया है। 86 में लिखा गया है कि P और PB O केंद्र वाले वृत्त पर एक बार बिंदु P। तो 86 में हम देखते हैं, 86 में लिखा गया है कि P और PB केंद्र O वाले किसी वृत्त पर एक बार बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से है कि उनके बीच का कोण 80 डिग्री है। तो POA बताइए, ठीक है ना। केंद्र किसका कितना है, इसका जो सर्कल है उसका सेंटर का नाम है क्या O, और इसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे खींचा गया 2 टेंजेंट, ठीक है ना, एक PA है और एक PB है। चलो PA है और PB है, तो बताओ वही कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है। ये कितना है 80 डिग्री। तो POA पूछा जा रहा है, मींस क्या, आप इसको यहां से मिला दो और इसको A से मिला दो, POA मतलब ये वाले एंगल। आपको बताते चले कि ये जब आप इसको मिलाते हैं ना तो ये जो 80 था वो 40 में डिवाइड हो जाता है। किस में हो जाता है 40 में। तो जब ये 40 होगा, और ये आप जानते हो कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जहां पे टच कर रहा है उसको जब आप मिलाओगे किससे
वहां से रेडियस को जब जोड़ोगे है ना, सेंटर से उसको मिलाओगे तो वहां पे 90 का एंगल बनाएगा। तो ये 40 ये 90 तो कितना हो गया 130, मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है POA वो 50 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सर्कल से पूछा गया था और बढ़ते हैं 87 की तरफ। 87 में क्या लिखा गया है, चलिए देखिए क्या लिखा है 87 में। 87 का देखते हैं। 87 में देखते हैं, इसमें लिखा गया है ये कि बताओ कि ये जो त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, ये बगल में आप फिगर देख रहे होंगे, तो ABC जो त्रिभुज है वो समरूप है, किस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है ना, वो पता करना था। आप देख सकते हो भाई ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, लेकिन देखो तो एक मैं पहले बड़ा सा ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है ना। ये जो है बड़ा वाला है, यहाँ पे नाम A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। एक छोटा सा वाला बनाता हूँ, ये ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे 90 बना हुआ है, ठीक इस तरीके से, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है E है। एक बात बताओ, ये वाला दोनों जो एंगल है वो तो कॉमन ही है, तो एंगल से क्या हो गया, एंगल से सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूप होगा तो समरूप लिखने का नियम है ABC लिखा जा रहा है। तो भैया जब सबसे पहले तुम A लिख रहे हो तो A का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ढूंढो ना। A का यहाँ पे 90 था ना, यहाँ पे 90 था, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, A में कोई साइन नहीं है, तो इसमें किसमें कोई साइन नहीं लगा, E में। तो सबसे पहले E देखिए तो किसमें लिखा हुआ, एक इसमें है और एक इसमें है। चलिए उसके बाद B लिखा गया था, तो B क्या था, राइट एंगल। राइट एंगल वाला कौन है, यहाँ पे नाम D था ना, क्या होगा, तो ED होगा, EDC। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन B। ठीक है, अब बढ़ते हैं 87 से 88 की तरफ। 88 में बढ़ते हैं, क्या लिखा गया 88 में। 88 का है दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक वृत्त को क्रमशः A और B पे स्पर्श करती है, A और B पे स्पर्श करती है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो AB बराबर होगा, ठीक है ना, AB बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं AB का लंबाई क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक बच्चा जिसका पेपर था वो ट्राई भी किया है। चलिए एक सर्कल है और इस सर्कल को क्या कर रहा है, दो टेंजेंट जो है ना, क्या लिखा हुआ है, और एक वृत्त को A और B पे स्पर्श करती है, दो समांतर रेखाएं जब वो स्पर्श कर रही है इसको, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, स्पर्श कर रहा है तो समझ लो कि वो क्या है, वो डायमीटर का एंड पॉइंट ही होगा। क्या होगा, वो डायमीटर का एंड पॉइंट ही होगा, ठीक है ना। एक डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही खींचेंगे तो आपको पैरेलल खिंचाएगा, दोनों टेंजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पैरेलल। अगर थोड़ा सा भी इधर हुआ तो आगे जाकर के वो कट कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमको इसका डायमीटर निकालना है। ए पे और बी पे टच कर रहे हैं तो भैया डायमीटर कैसे निकलेगा, एरिया दे रखा है ना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और वो कितना के बराबर है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। वही पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा 5 दूना 10। इसका ऑप्शन सी होगा, 88 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए 88 से बढ़ाते हैं किसकी तरफ, 89 की तरफ। 89 में आइए, ये बड़ा ही आसान सा रियल नंबर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 36 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो कैसा दिखेगा। तो ये 36 को कौन नहीं जानता, तोड़ना। 36 को 2 से लगाओगे 18, 2 से लगाओगे कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से लगाओगे 3 दिया 9, तो ये कैसे लिखाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन ए ही था, ठीक है ना, ये सही बात है जिस बच्चे का है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ाते हैं। लिखा यदि प्रथम n धन पूर्णांकों का माध्य, ठीक है, प्रथम n विषम धन पूर्णांकों का माध्य, ध्यान दीजिएगा, प्रथम n विषम धन पूर्णांकों का माध्य कितना है, तो n किसके बराबर है। आपको बताते चले कि प्रथम n विषम धन पूर्णांक का जोड़ क्या होता है, आपको पता है। अगर एक ऑड नंबर लेंगे तो 1 आता है, अगर 2 लगातार ऑड नंबर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। अगर आप 3 लगातार ऑड नंबर लेंगे तो ये पता है कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब देख लो ऐड करके, तो भैया n लगातार विषम धन पूर्णांक हो तो n का स्क्वायर होगा, क्या होगा, n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर इतना उसका सम आ गया, ठीक है ना, n का स्क्वायर क्या हो गया है ना, उतना उसका सम आ गया, ठीक है। और उसको कितने से डिवाइड करोगे, जब माध्य निकालने की बात होती है, मीन निकालने की बात होती है, तो जितना नंबर है ना, जितने नंबर्स है ना, उसका क्या है उतना से डिवाइड करते हैं। और यह किसके बराबर है, n स्क्वायर भाई कितने का 81 का। देखो भाई n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू 81 लगातार विषम धन पूर्णांकों का मान इतना होगा, ठीक है।
चलते हैं बढ़ाते हैं 90 के बाद 91 की तरफ। 91 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का है, कह रहा है बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। भाई देखो इसका वैल्यू निकालने कह रहा है, तो आप क्या करो, आप क्या करोगे, अल्फा बीटा जब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, या बीटा प्लस अल्फा को, या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा बल्कि एलसीएम क्या होगा, ये दोनों का अल्फा बीटा, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। अगर आप कहोगे तो मैं पहले बीटा लिख दूंगा बाद में अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये आ गया ऐसा गंदा हो गया, बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा, और माइनस क्या, अल्फा बीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हो कि इसके जो शून्यक होगा उसका सम अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। भैया माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पे -1 है और माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है तो एक ही आएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, सी बाई ए, तो -4 में टाइप करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसी का वैल्यू हमको रखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रखोगे 8, और नीचे कितना रखोगे -4, माइनस अल्फा इंटू की जगह पे कितना रखोगे -4, तो बताओ ये कितना हो गया, -1/4 और +4, तो 4 में जब 1/4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 में से गया 15/4। इसका सही आंसर सी ही है, ये सही बनाया है, ठीक है ना, सी है। और ये तो मतलब ऐसे ही है, ठीक है ना, इसको क्या ही बनाना है, 2 - √2 क्या है, ठीक है ना, क्या है, एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। 92 तक पहुंच गए हम लोग। 92 के बाद अब हम बढ़ते हैं 93 की तरफ। 93 देखते हैं कौन से क्वेश्चन है ना, किससे था। चलिए अब ये है कि एक अन्न रखने का भंडार है, कह रहा उसमें कितने बोरी रखी जा सकती है, हाउ मेनी वैक्स ऑफ ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूबॉइड ग्रैंडरी, ठीक है ना, ग्रैंडरी भंडार गृह का ग्रैंडरी कहते हैं, ठीक है। तो उसका दे रखा है मेजरमेंट, और उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक जो बैग है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, कितना स्पेस छेकता है, कितना जगह छेकता है, 0.48 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसका जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा 12 गुने 6 गुने 5, ठीक है। तो इतना हो गया भंडार गृह का आयतन, और एक बोरी का आयतन इतना दे रखा है, एक बोरी का आयतन इतना है, तो 0.48 है, और वो भी देखो मीटर क्यूब में ही आएगा, और ये भी मीटर क्यूब में है, तो क्यों ना इसको 48 और बाई 100 करेंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। 12 चौके कितना हो जाएगा, और 4 बार में कटेगा, तो इससे काटोगे इसको कितना हो जाएगा 25। अब बताओ 6 बचे 30, और 30 गुने 25 करोगे कितना आ जाएगा 750 बोरा आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितने बोरी आ जाएगा 750 बोरा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर जो है, ठीक है ना, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि के दुगने, उसका परिधि क्या होता है 2 पाई आर, उसके 2 गुना के क्या है बराबर है, तो कह रहा है कि उसका वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास डायमीटर बताना उसका, ठीक। अच्छा बताओ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब बताओ आर से आर कट आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ, सॉरी पाई से पाई को काटना था, मैंने 2 को काट दिया, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 × 2 पाई आर, ठीक है। तो मैंने पाई से पाई को कैंसिल किया, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल किया, तो बताओ क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपको आर की वैल्यू नहीं पूछी जा रही, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 8 यूनिट, क्या होगा डायमीटर उसका 8 यूनिट। चलिए 94 के बाद बढ़ते हैं 95 की तरफ। 95 देखिए तो बड़ा ही आसान सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि 400 अंडों के समूह में एक अंडा निकालने पर उसके खराब होने की प्रायिकता इतना है, समूह में कितने खराब अंडे हैं। देखिए उसका प्रायिकता निकालने के लिए क्या होता है उसका नंबर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है 400, और ये किसके बराबर है 0.035, ठीक है 0.035 है ये, ठीक है। अब इसको हटाओगे नीचे तो आप कितना लिखोगे 1000, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब ये 35 था, तो 5 से कितने बार में 7 बार में, ये 2 बार में,
आप इसको काटोगे 2 बार में, 7 गुने 2 कितना हो जाएगा 14 अंडे। कितने अंडे खराब है उसमें 14 अंडे। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। लिखा है इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको बता दिया अगर प्रतिशत में बात करें तो 0 से लेकर के 100% तक किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। और अगर आप ऐसे इंटीजर में बोलेंगे तो 0 से लेकर के कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है ना, 0 से 1 तक 0 भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग क्या इम्पॉसिबल इवेंट। और जो श्योर इवेंट है निश्चित घटना उसका 1 होता है। तो 0 से 1 तक तो अब बताओ ये तो इसके बीच में आता है, ये तो हो ही सकता है। अब देखो तो 3/5 मतलब ये भी 1 से छोटा है तो ये भी हो सकता है। और 25% जिसको 1/4 कहते हैं ये भी हो सकता है। इसमें किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन। इसका सही उत्तर ए है। आपको उस चीज को चुनना था जो किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था 96 के बाद हम बढ़ते हैं 97 नंबर की तरफ। किसके तरफ, 97 की तरफ। इसमें कलर भी चुन सकते हैं क्या, चलिए लाल वाला अच्छा दिखता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम 97 की तरफ। 97 में देखिए ये तो बड़ा ही ऐसे ही फॉर्मूला, आप इसको याद कर लीजिए। मिन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है ना, मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन है। तो बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये तो सही लगा हुआ है। ठीक है ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये सही है, इसका सही उत्तर जो होगा वो बी ही होगा। ठीक है, और इस पे और भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आपको किसी डेटा का तीनों में से कोई 2 दे दे, मीन दे दे, मीडियन दे दे, मोड पूछ ले, या फिर कोई 2 दे करके तीसरा पूछ सकता है। ठीक है, ये था 97 से बढ़ते हैं 98 की तरफ। 98 आपको पूछा जा रहा है कि ये जो एपी है ना इसका 11वां पद बताइए। 11वां पद निकालने के लिए सामान्य सा नियम है a प्लस 10d करोगे। T11 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10d। ठीक है ना, तो a का वैल्यू तो सबको पता है, यहाँ पे दिख रहा है -3 और प्लस 10 गुने d का वैल्यू पता करना है। किसका, ये वही 110 मत समझ जाना। ठीक है ना, वो d लंबा खींच दिया था। तो कितना है हमको सॉल्व इसको करना है, -3 प्लस 10 गुने d की वैल्यू। तो d कितना है बताओ, d कैसे निकलता है। तो आप वही दूसरे पद में पहले पद को घटाओ। ठीक है ना, या फिर तीसरे में दूसरे को घटाओ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आप -1/2 t2 में इसको जब घटाओगे तो +3 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, d की वैल्यू 5/2। तो जब आप 5/2 ऐसे करोगे तो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 गए कितने हो जाएंगे 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 99 की तरफ। 99 की तरफ और मैं दोनों को ले आता हूं, 99 और 100, यही 2 क्वेश्चंस बच गए हैं। तो 99 में क्या लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, है ना, इतना और इतना इज डिवाइडेड बाई एक्सिस इन द रेशियो। किस रेशियो में इसको बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मैं मान लेता हूं इसको m रेशियो m में डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो किसको किसको मिलाने वाला है, एक है -3,4 और दूसरा जो पॉइंट है वो है कितना 1,-2। तो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई भी, है ना, मैं मान लेता हूं कि बाई एक्सिस जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो m रेशियो n में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, mx2। तो m गुने 1 कितना हो जाएगा m, फिर क्या हो जाएगा mx2 प्लस mx1। n गुने 3 करोगे ना, ये -3 है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 3n और डिवाइडेड बाय कितना m प्लस n कॉमा, फिर क्या हो जाएगा m/2। तो m/2 करोगे तो -2m हो जाएगा और फिर हो जाएगा n/1 तो प्लस कितना 4n डिवाइडेड बाय कितना m प्लस n। अब देखो वो कह रहा था बाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0। इसका मतलब हम इसके बराबर 0 लिखेंगे, मतलब m -3n डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब m -3n इज इक्वल टू क्या 0। तो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, m इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3n। तो m/n जब करोगे तो कितना आ जाएगा 3/1, मतलब 3:1। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 1:3 मारोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 3:1। अब आप देख सकते हो इसमें पूछा गया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप नीचे देख सकते हो वृत्तखंड, या फिर कह सकते हो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया। तो आप देखो कि लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसके चाप की लंबाई 22 है, इसकी लंबाई कितनी है 22। तो भैया ऐसे फॉर्मूला होता है थीटा होता है 360 और गुने क्या 2 पाई r। और ये कितना दे रखा है r आपका 14 है, तो और वो इसकी लंबाई 22 है, तो यहाँ पे 22 लिख देते हैं। तो चलो करते हैं ना, थीटा वाई कितना करोगे 360 और फिर यहाँ पे इंटू
2 इंटू 22y 7 इंटू कितनी 14 इक्वल टू कितना दे रखा है 22। अब सॉल्व करोगे यहाँ से तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो इसको काटोगे, दो दो ये 4 हो गया, तो 4 से इसको काटोगे तो थीटा का वैल्यू कितना देगा 90 डिग्री। ठीक है ना, कितना देगा 90। थीटा इज इक्वल टू 90 जब आ गया तो बताओ ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया। एक क्या हो गया क्वाड्रेंट, तो 1/4 पूरे का एरिया होगा, तो 1/4 गुने है ना क्या हो जाएगा 22/7 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर 14 इंटू कितनी 14। अब इसको कैलकुलेट करो भाई कितना हो जाएगा, देखो तो इसको काटोगे ऐसे है ना, काट लो, 2 हो गए, 2 से इसको काट लो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 154 आएगा। ये तो है क्वाड्रेंट का ना, पूरा का ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया घटा लो इस ट्रायंगल का एरिया, जब तुमको पता है कि 90 है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालने का समान सा नियम है 1/2 गुने इसकी लंबाई 14 गुने 14 कर लो। ठीक है, तो इसको काटोगे तो कितना देगा 98, मतलब ट्रायंगल की एरिया कितनी 98 और इस पूरे की एरिया कितनी 154। तो 154 में 98 घटाओ कितना हो जाएगा 56। इसका ऑप्शन क्या है, चलो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा आंसर इसका 56। इसका आंसर ए होगा, इसका उत्तर क्या होगा ए होगा। अब जो है इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये लास्ट में ही था, आपको हमने दिखाया था कि इस तरह से पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, और हमने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिया। अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिल सकता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो उन लोगों तक जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।